हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम कितने हैं और अपवर्तन के कारण कई घटनाएं होती हैं, उन सभी चीजों को समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज चलिए समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर एक सघन माध्यम है और नीचे एक विरल माध्यम है, इस प्रकार से। और यह एक जो रेखा बनी हुई है, यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है, सघन और विरल को। देखिए, जो सघन होता है, सघन का अर्थ यह होता है कि बहुत ही घना हो, और विरल का अर्थ यह होता हो बहुत ही क्या हो, दूर हो। ठीक है, अब यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में से अगर विरल माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। एक घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनता है। यदि प्रकाश किरण, पहला कंडीशन यह है कि यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे ये सघन और नीचे वाला माध्यम क्या है, विरल है। यहां से प्रकाश किरण क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, और इसी पर एक क्या खींच देते हैं, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, एक अभिलंबवत रेखा होता है, इस प्रकार से। अब यह प्रकाश किरण जैसे ही सघन से विरल में जाएगा, यह अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे इस प्रकार से, बट ये ऐसे ना जाके यह अभिलंब से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दूर हो जाएगा। ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो पहले कंडीशन में यह हो गया। एक कंडीशन और होता है कि यदि प्रकाश किरण, दूसरा कंडीशन, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम में से अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाता है, वह इसका उल्टा हो। ठीक है, यदि प्रकाश के माध्यम विरल माध्यम में से आ रहा है और प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश किरण यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, इस सीधे ऐसे ना जाके, इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, इस प्रकार से आगे निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा ना होके यह अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश के अपवर्तन में दो कंडीशन बनता है। एक, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, और जो दूसरा बनता है वो विरल से सघन में जाती है, यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, यह दोनों जो घटनाएं हैं, यही प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस आने वाली किरण को जो नाम है, इसको कहते हैं आपतित किरण। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। और यह जो यहां से जा रही है, विचलित हो जा रही है, अभिलंब से दूर हो जा रही है, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और यहां पे यह बीच वाला क्या है, अभिलंब, बीच वाला यहां पे अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, और यहां पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से। ठीक है, और यहां पे देखिए, यह जो अपवर्तित किरण और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है यह वाला, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को दर्शाते किससे हैं, स्मॉल आर से। यानी यहाँ पे जो आई है वह आई है आपतन कोण, और जो स्मॉल आर है यह है अपवर्तन कोण। ठीक है, सही, इसमें भी यही हो जाएगा, यह आपतित किरण हो जाएगा और यह जो यहाँ पे अभिलंब की तरफ झुक गई है अपवर्तित किरण। यानी यह वाला जो कोण होगा यह हो जाएगा आपतन कोण आई, और यह वाला जो कोण होगा यह अपवर्तन कोण स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन क्यों होता है, इसको भी समझ लेते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो चाल होता है, उसका जो चाल, यह चाल उसका परिवर्तित हो जाता है, और चाल परिवर्तित हो जाने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है।
ठीक है। देखिए सघन माध्यम प्रकाश का चाल अलग होगा, विरल माध्यम प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग होगा, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन से नियम हैं। आइए अपवर्तन के नियम को भी देख लेते हैं। अपवर्तन के नियम, देखिए अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। जो पहला नियम है उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यह आपका जो ये किरण आ रही है, यह आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है, और यह जो बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, यह आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया है, अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं, यह अपवर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा क्या नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मीन्स होता है रंग, ठीक है, मतलब एक ही रंग के लिए, यहाँ पे वर्णी मीन्स क्या होता है, रंग। एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, जया मीन्स होता है साइन, लेकिन यहाँ पे बोला है आपतन कोण, तो आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए इस फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यह है अपवर्तन का द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है साइन आई अपान साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोनों नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। और जो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह यानी साइन आई यह, और तथा अपवर्तन कोण की जगह यानी साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। यहाँ पे जो यन है, यन एक नियतांक है, यन एक यह नियतांक है, और इस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक, इस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यह है यानी इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, यह है अपवर्तन का द्वितीय नियम। और यह जो दूसरा नियम है इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे कि अपवर्तन के आधार पर कई सारी घटनाएं होती हैं, उन सभी चीजों को आगे समझेंगे। को समझ लीजिए। देखिए जो अपवर्तन की घटना होती है वह ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में होती है, यानी जो तीनों अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्थाओं में जो प्रकाश का अपवर्तन है यह होता है। तो जो हम लोग ठोस का अपवर्तन है, जो ठोस में अपवर्तन है, इसको हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। ये पूरा एक चैप्टर है लेंस, क्योंकि जो लेंस होता है वो ठोस होता है। हम लोग इस वीडियो में दो चीजों को सीखेंगे, एक द्रव में अपवर्तन और एक गैस में अपवर्तन। जो ठोस वाला अपवर्तन है वह लेंस नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए द्रव में अपवर्तन, द्रव में अपवर्तन। देखिए अगर कभी भी द्रव में अपवर्तन होता है तो द्रव में अपवर्तन के कारण जो कोई भी वस्तु होती है वह अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई नजर आती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी हो इस तरीके से, और इस बाल्टी में पानी भरा हुआ हो इस प्रकार से। अब अगर इसमें कोई सिक्का रख देते यहाँ पे, ऐसे इस जगह यहाँ पे अगर सिक्का रखे हुए हैं ऐसे, तो यह सिक्का अपने वास्तविक स्थिति, अगर इसको बाहर से देखेंगे, अगर बाल्टी पारदर्शी होगा, अगर इसको बाहर से देखेंगे तो यह जो सिक्का है यह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। यह होता है द्रव में अपवर्तन के कारण। ठीक है, कि कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई नजर आती है। जैसे आप लोग तालाब में मछली मारने गए होंगे, तो जो मछलियां होती हैं, अगर मान लीजिए कि यह एक तालाब है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से तालाब बना दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर मान लेते कि इस तालाब में कोई मछली है जो इस जगह तैर रही है, अगर आप इस मछली को पकड़ना चाहेंगे ना तो आपको मछली यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी इस जगह, तो आपको लगेगा कि मछली यहीं पर है, बट मछली वहां पे नहीं है, मछली बहुत ही क्या है, नीचे है। तो द्रव में अपवर्तन के कारण वह मछली आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, आभास होगा, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ होगा,
वो नीचे होगा। तो द्रव में अपवर्तन के कारण यह मछली कुछ ऊपर उठी हुई नजर आती है। ठीक है, एक घटना और देखने के लिए मिलती है। अगर इसी में कोई एक छड़ डाल देंगे, जैसे कि पेंसिल डाल दीजिए, तो एक उसको एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। तो ये जो पेंसिल है ये आपका तिरछा नजर, इसे लग रहा है, लगेगा कि टूट गया है। ठीक है, तो द्रव में अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु ऊपर उठी हुई नजर आती है, उसके साथ साथ अगर कोई छड़ उसमें डाला जाएगा तो वह छड़ या पेंसिल आपको तिरछी नजर आएगी द्रव में अपवर्तन के कारण। ठीक है, गैस में अपवर्तन, देखिए गैस में अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती हैं, उसको देखते हैं। जैसे अगर आप कभी रात के समय में तारों को देखेंगे तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कभी सोचे हैं कि वो तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर ये मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, अर्थ, और इस पृथ्वी पे आप हैं, और बीच में हमारे क्या है, वायुमंडल है, चारों तरफ क्या घिरा हुआ, वायुमंडल, इस प्रकार से वायुमंडल है। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं कि तारे हैं, इस जगह ये क्या है, तारा है। अब जैसे ही इस तारों को अगर आप देखेंगे तो यह तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रास्ते में क्या दिख रहा है, यह वायुमंडल है और यहाँ पे बहुत सारे धूल कण होते हैं। यह धूल कण जो प्रकाश होता है उसकी चाल को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन के कारण ही यह तारे हम लोग को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, गैस में जो वायु है या गैस, या इस गैस में अपवर्तन के कारण ही ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि बीच में क्या वायुमंडल है कि नहीं है, वायुमंडल तो वही है। अब रात को इसको देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, टिमटिमाते हुए नजर आएगा। इसके साथ साथ और भी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर आप सुबह के समय में अगर सूर्योदय होते समय सूर्य को देखेंगे तो उसको आसानी से आप देख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह सूर्य है, यह सूर्य है, इस जगह पे सूर्य है, सूर्य, और आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे क्या है, खड़े हैं। अगर आप सूर्य को देखना चाहते हैं तो सूर्य को कहां पे होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए। लेकिन सुबह के समय में क्या होता है, यह जैसे सूर्य उदय होने वाला होता, सूर्य रहता है नीचे, लेकिन आपको दिखाई देगा कि सूर्य इस जगह पे है, इस जगह पे है, ऐसा प्रतीत होता है। बट जो सूर्य होता है वह नीचे रहता है, लेकिन आपको लगेगा कि सूर्य यहां पे आ गया है। ऐसा से 3 से 4 मिनट तक होता है, उसका सूर्य अपने एक्चुअल पोजीशन पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस हमारे वायुमंडल में नमी होती है, मतलब है कि जो वायु है उसमें कुछ पानी की भी मात्रा होती है। और आप जानते हैं कि जैसे ही पानी में अपवर्तन होगा तो कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं इस जगह पे। अब जैसे ही ये आप यहाँ पे इस सूर्य को देखेंगे, क्योंकि नीचे है, अब यहाँ पे क्या है, नमी है। अब इस नमी में जैसे अपवर्तन होगा तो यह सूर्य आपको अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे, लेकिन सूर्य रहता कहाँ पे है, नीचे रहता है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। इसलिए हम लोग सुबह के समय में आसानी से सूर्य को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर देखना हो तो एक बार यहाँ पे सूर्य है तो देखिए ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे गाँव को मुझे आ ही जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग शाम के समय भी देखेंगे, जब शाम होता है तब इधर इस जगह आप सूर्य यहाँ पे समझिए कि क्या हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। अब जब सूर्य अस्त हो जाता है तभी हम लोग उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसा लगेगा आपको कि सूर्य अभी यहीं पर है, बट वो कहाँ चला गया है, नीचे चला गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में क्या है, पानी की कुछ बूंदे हैं। अब पानी की बूंदे हैं जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। इसलिए अपवर्तन के कारण यह सूर्य कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इसे लगे कि अभी वह डूबा हुआ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही क्या, नीचे चला जाता है। इसलिए हम लोग शाम के समय भी आसानी से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और यह सुबह और शाम के समय में ऐसा प्रतीत भी होता है कि मतलब वो एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, ऐसा दिखता है। तो यह सब होता है, इसे वायु में उपस्थित नमी में अपवर्तन के कारण होता
है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि यह क्या सूर्य सुबह के समय में एक्चुअल में दिखता है? नहीं, ये 3 से 4 मिनट तक ऐसा नहीं होता है, उसके बाद यह तब दिखाई देने लगता है।